मैं अशोक त्यागी यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे 12वीं के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का आनंद लें, क्लास को बड़े मनोरंजन के साथ राजनीति विज्ञान को समझें और पूरे 100 में से 100 अंक लेकर आए। आज हम बात करेंगे जो हमारी दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसका पहला अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। बहुत सरल, बहुत आसान पाठ, पूरे अंक आने की संभावना रहेगी क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है 100 का। ध्यान रखेंगे जो हमारी जो टारगेट वाली क्लास है वो 100 की टारगेट वाली क्लास है। पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 100 अंक आने चाहिए आप सबके। तो सबसे पहले हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। तो हम बेहतरीन तैयारी के लिए आज पहला अध्याय तैयार करते हैं, वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देखिए, आप सबको विदित है, सबको जानकारी है इस बारे में कि 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा देश आजादी के इस पावन पर्व को प्राप्त करता है, आजाद होता है। इसी दौरान हमारा एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया महात्मा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उस नेहरू जी ने उस अधिवेशन में एक बात कही थी जो हमारी आजादी के बारे में उन्होंने कहा था, भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। हम बात करेंगे किसकी? भाग्य वधु से चिर ठीक है, प्रतिष्ठित भेंट। इस चीज को नोट करेंगे, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में चर्चा भी की गई है कि भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट किसने कहा है या ट्विस्ट विद डेस्टिनी किसने कहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये जब हमारे देश को आजादी मिलती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की आजादी के बारे में कहा जाता है कि भाग्य वधु से लगता है जैसे चिर प्रतिष्ठित भेंट हुई है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपका अध्याय है। तो हमारे देश के सामने 3 चुनौतियां थी, क्योंकि हमारे शुरुआती जो 3 अध्याय हैं उन तीनों अध्यायों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहली कौन सी चुनौती थी? राष्ट्र के निर्माण की चुनौती थी, देश की एकता को कायम करने की चुनौती थी पहली। ठीक है, पहली हमारी जो चुनौती थी वो देश की एकता को बनाए रखने की चुनौती थी। दूसरी चीज हमारी थी देश में लोकतंत्र को, ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी। और हमारी तीसरी जो चुनौती थी वो हमारी चुनौती थी देश को विकास करने की चुनौती। देखिए, आप आसानी से समझेंगे कि देश का विकास कैसे हो, यह भी बहुत बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र कैसे स्थापित हो, क्योंकि हमारा भारत देश नया आजाद हुआ था, लोकतंत्र की हवा अभी शुरुआती दौर में थी, जनता हमारी साक्षर नहीं थी, मतदान का पहला प्रयोग था। तो इसको लेकर भी हमारे सामने लोकतंत्र को लेकर भी चुनौतियां थी। सबसे पहली जो हमारी चुनौती थी इस अध्याय में जानेंगे, वो चुनौती थी देश की एकता को बनाए रखने की, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो देखिए क्या हुआ था, देश हमारा आजाद हुआ, लेकिन आजादी हम चाहते हैं कि भारत देश ने जो आजादी का दंश झेला था, क्योंकि हमें आजादी जो मिली थी वो बंटवारे के साथ मिली थी। बंटवारे के साथ जो आजादी मिली उसने हमारे राष्ट्र के समक्ष कई चुनौतियां पैदा कर दी। तो इसको आप जानेंगे क्या चुनौतियां थी, किस तरह की स्थितियां थी। तो सबसे पहले देखेंगे हम बात करते हैं, देखिए विभाजन, इसको पूरा विस्तार से जानेंगे, विस्थापन, ठीक है,
इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आप। विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, किस तरीके से विस्थापन हुआ, भारत का जो विभाजन था वो कैसे होता है। तो आप देखिए, भारत के विभाजन की बात करते हैं तो तत्कालीन मुस्लिम लीग द्वारा, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि जिसे अंग्रेज लोग इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान आबादी के आधार पर देश का विभाजन होना चाहिए। इसी मुस्लिम लीग की जिद के कारण देश का क्या हुआ, विभाजन हुआ। लेकिन इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का तत्कालीन सीमांत गांधी, ध्यान रखेंगे कई बार पूछा गया है, पश्चिमोत्तर के, कहां के थे ये, पश्चिमोत्तर के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तत्कालीन पश्चिमोत्तर के सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इस मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। ये विभाजन के विरोध में थे, लेकिन मुस्लिम लीग की हठ धर्मता की वजह से देश का विभाजन हुआ और देश के दो टुकड़े कर दिए गए। खासकर अगर हम कहते हैं मुसलमान, जो हमारी मुस्लिम आबादी थी उसके लिए पाकिस्तान की मांग की गई थी, और जो हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू और अन्य जो आबादियां, सिख, जैन, ईसाई या जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम जो आबादी थी, उनके लिए भारत की बात कही थी, हिंदुस्तान की बात कही थी। तो जिस ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, मुस्लिम लीग की हठ धर्मता की वजह से, द्विराष्ट्र सिद्धांत की वजह से देश का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अब देखते हैं हम विभाजन की प्रक्रिया के बारे में, विस्थापन और पुनर्वास के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, तो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। अगर हम बात करते हैं कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी, टेस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट, ये किसने कहा था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, मुस्लिम लीग ने दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया था, तो उस समय के पश्चिमोत्तर के सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने किसका विरोध किया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ये विशेष ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे हम बात करते हैं विभाजन की प्रक्रिया का। किसका बात करते हैं हम लोग, विभाजन की प्रक्रिया की बात करते हैं। विभाजन के समय क्या प्रक्रिया अपनाई थी, किस तरीके की बातें थी विभाजन के लिए, क्या क्या चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले देखिए, विभाजन की पहली प्रक्रिया के लिए वह संख्यक आबादी के हिसाब पर विभाजन, ठीक है, वह संख्यक आबादी के आधार पर विभाजन। देखिए, मुस्लिम लीग ने पहली मांग रखी थी कि जो पहले विभाजन की देश में जो प्रक्रिया होगी, उसमें सबसे पहला विभाजन होगा वो बहुसंख्यक आबादी या धार्मिक आधार पर होगा। किसके आधार पर, धार्मिक आधार पर। ध्यान देंगे, किसके आधार पर, धार्मिक आधार पर। तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन होगा। इसमें कहा गया था कि जो बंगाल है, कौन सा है, जो बंगाल और जो पंजाब प्रांत था, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि बंगाल जो भाग था उसमें मुस्लिम जो आबादी थी बहुसंख्यक आधार पर थी। तो जो मुस्लिम जो बहुसंख्यक आबादी है वो पाकिस्तान में जाएगी, और जो हिंदू आबादी है वो कहाँ शामिल होगी, वो भारत में शामिल होगी, हिंदुस्तान में शामिल होगी। दूसरा देखिए, विभाजन की प्रक्रिया के लिए क्या हुआ था, कई समस्या थी इस विभाजन की प्रक्रियाओं में, क्योंकि अल्पसंख्यकों, ध्यान देंगे, अल्पसंख्यकों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कही थी प्रक्रिया में।
ये विभाजन की प्रक्रिया रही थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी विभाजन की तीसरा जो बात रही थी विभाजन के दौरान, वो बात रही थी हिंदू और मुस्लिम आबादी के पलायन की बात है। इसकी पलायन की बात थी। ठीक है, इसके बाद और क्या कहा था, इसी विभाजन की प्रक्रिया में क्या बात कही थी कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहेंगे, और जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं और वो कहाँ जाएंगे, वो पाकिस्तान जाएंगे। ये हुआ था क्या, विस्थापन, यानी आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना क्या कहलाता था, विस्थापन कहलाता था। तो विभाजन की जो शुरुआती प्रक्रिया रही थी, शुरुआती जो चरण रहे थे, अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआती चरण थे भारत के विभाजन की। पहला विभाजन का आधार था धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन। ध्यान देंगे, पूछा जाए कि भारत का जो विभाजन हुआ था, तत्कालीन जो ब्रिटिश इंडिया था, उसका विभाजन किस आधार पर होता है, तो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर इस भारत का क्या होता है, विभाजन होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विभाजन के इस दौर में। ठीक है, तो विभाजन के अगर हम बात करते हैं परिणाम, किसकी बात करेंगे, विभाजन के परिणाम। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, विभाजन के परिणाम। ठीक है, क्योंकि जो भारत का विभाजन होता है उस विभाजन के क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए विभाजन का पहला परिणाम, नंबर 1, आबादी का पलायन। ठीक है, पहला परिणाम क्या होता है, आबादी का पलायन होता है। लाखों की संख्या में आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होती है। किसके कारण, इस विभाजन के परिणाम के कारण। उधर से हिंदू लोग भारत की तरफ, इधर से मुसलमान लोग पाकिस्तान की तरफ बड़े पैमाने पर आबादी का क्या करते हैं, पलायन करते हैं। दूसरा क्या होता है इसका परिणाम, देखिए कुल की इज्जत के नाम पर, ध्यान देना, बहुत बड़ी त्रासदी झेली थी महिलाओं ने। कुल की इज्जत के नाम पर, इज्जत के नाम पर महिलाओं को, ध्यान देंगे, बहुत बड़ी समस्याओं का, बहुत बड़ी अगर कह सकते हैं जघन्य अपराधों का सामना करना पड़ा था महिलाओं को। तो कुल की इज्जत के नाम पर महिलाओं की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। बहुत सी परिवारों ने पलायन के समय महिलाओं पर बढ़ती हुई जातियों को देखते हुए कुल की इज्जत के नाम पर अपने हाथों से अपने घर की बहू और बेटियों को मार डाला गया। ये अगर वास्तव में आपको इस पहले पार्ट का विस्तार से अगर अध्ययन करना है, वास्तव में अगर आप समझना चाहते हो, तो आप गदर एक प्रेम कथा, ध्यान देंगे एक बार मेरी बात को, गदर एक प्रेम कथा को विस्तार से देख लेना। बहुत कुछ छिपा है, बहुत कुछ छपा है इस कहानियों में। क्योंकि आप देख सकते हैं जो रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई सकीना क्या थी, एक महिला थी, और महिलाओं के साथ क्या हो रहे थे, जघन्य अपराध हो रहे थे, उनको उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ की जा रही थी। इसी आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों में महिलाओं पर बढ़ती हुए जघन्य अपराधों को देखते हुए कुल की इज्जत के नाम पर महिलाओं की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। ये दूसरा परिणाम हुआ था विभाजन का। अगर हम बात करते हैं और क्या परिणाम होते हैं इस विभाजन के, तो देखिए तीसरा, ठीक है, संपत्ति का बंटवारा। ध्यान देंगे, अच्छा प्रश्न बनेगा। संपत्ति का क्या हो जाता है, बंटवारा है। टेप रिकॉर्डर से लेकर
रेल की पटरियां, कर्मचारी, पेन, पेंसिल में सब कुछ बांट लिया गया। यह था संपत्ति का बंटवारा। आप ध्यान देंगे, कुर्सी, मेज, पेन, पेंसिल सभी का क्या कर लिया गया, बंटवारा कर लिया गया। इसके बाद तीसरा और क्या चौथा क्या परिणाम होता है भारत के विभाजन का, क्योंकि हम देखते हैं गदर एक प्रेम कथा में क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे। वहीं से लिख देंगे आप, सांप्रदायिक क्या होते हैं, दंगे होते हैं। सांप्रदायिक क्या होते हैं, दंगे होते हैं, यानी धर्म के नाम पर, ठीक है, हिंदू मुसलमानों के नाम पर क्या कर दिए जाते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लाहौर से चलने वाली नई दिल्ली को, पुरानी दिल्ली को चलने वाली ट्रेन जिंदे लोगों को लेकर चलती थी, लेकिन बॉर्डर पर आते आते वो लोग सभी क्या कर दिए जाते थे, मार डाले जाते थे। ऐसे अगर हम बात करें, पुरानी दिल्ली से लाहौर चलने वाली ट्रेन का यही हालात होते थे। यहां से लोग जिंदे सवार होते थे, लेकिन बीच रास्तों में ये लोग सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ जाते थे। तो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, चौथा क्या परिणाम होता है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। पांचवा आप क्या देखेंगे, क्या होता है, पहले अगर हमने पहला बात की है आबादी का पलायन, कुल की इज्जत के नाम पर महिलाओं की हत्या, संपत्ति का बंटवारा, सांप्रदायिक दंगे, और पांचवा हम कह सकते हैं प्रशासनिक बंटवारा। क्या होता है, प्रशासनिक बंटवारा होता है। कर्मचारियों को भी इस दौरान क्या कर लिया जाता है, बांट लिया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट बहुत हैं, परिणाम बहुत हैं, लेकिन अमूमन आप 5 को तो कंठस्थ याद रखेंगे कि हमारे भारत विभाजन के परिणाम अगर पूछा जाता है कि भारत के विभाजन से क्या परिणाम हुए, क्या समस्या उत्पन्न हुई, क्या क्या लोगों को देखना पड़ा, तो सबसे पहले आबादी का पलायन देखना पड़ा, कुल की इज्जत के नाम पर महिलाओं की हत्या कर दी गई, संपत्ति का बंटवारा किया गया, सांप्रदायिक दंगे हुए, प्रशासनिक क्या होता है, बंटवारा होता है। और आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हम बात करेंगे, नोट कर लें आप चाहें तो। अगर वास्तव में इस पाठ का पूरी रूप से अगर अध्ययन करना है, अगर चिरस्थायी बनाना है, तो इसके लिए हमें देखनी पड़ेगी फिल्म गदर एक प्रेम कथा। क्योंकि जो सकीना वाला जो रोल था, उस समय महिलाओं पर जो जातियां हो रही थी, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उनको दर्शाने के लिए। आबादी का जो पलायन आप देखते हो, रेल की जो पटरियां होती हैं उखाड़ ली जाती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला रहेगा, अगर हम बात करते हैं इस विभाजन के बाद, विभाजन की प्रक्रिया के बाद, इसी दौरान एक सामने बात आती है कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रपिता, ठीक है, ध्यान देंगे कौन, हमारे राष्ट्रपिता थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, उनकी 30 जनवरी, कितनी तारीख है, 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। यह भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का देहावसान कब हुआ, इनकी हत्या कब होती है, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आप समझेंगे रजवाड़ों का विलय। क्या समझेंगे, रजवाड़ों का विलय, ठीक है, हम लोग समझेंगे। देखिए, ये रजवाड़ों को आप समझेंगे क्या थे, रजवाड़े रियासतें क्या थी। देखिए, जब देश आजाद होता है, ठीक है, तो आजादी के समय, ध्यान देंगे, आजादी के समय, उस समय 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 565।
इन 565 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने 3 विकल्प दिए थे। कितने विकल्प दिए थे? 3। क्या क्या विकल्प थे उनके लिए आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला विकल्प था वो भारत में मिल जाए। कहां मिल जाए? भारत में विलय कर लें, या पाकिस्तान में विलय कर लें, या वो अपने आप को क्या रख लें? स्वतंत्र रख लें। ध्यान देना, यानी अंग्रेज जाते जाते कुछ ऐसे बीज बो गए देश में कि देश कभी एक ना हो। तो इन्होंने, इसकी रंगत भी शुरू हो गई थी। आपको बता दूं, सर्वप्रथम त्रावणकोर के शासक ने अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब देखते हैं रजवाड़ों का विलय, क्योंकि रजवाड़ों को एक बनाए रखना, भारत की एकता को स्थापित करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन तत्कालीन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से भारत देश की आजादी और एकता बनी रही। रजवाड़ों को आसानी से देश में मिला लिया गया। तो हम देखते हैं कि जो रजवाड़ों का जो विलय था वो किस तरीके से होता है। क्या आपका प्रश्न आएगा? क्योंकि रजवाड़ों का विलय एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? ये समस्या ये थी कहीं देश का और बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा देखा था। हम नहीं चाहते थे कि 565 और भारत बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस विलय में, तो देखेंगे मणिपुर रियासत के विलय को। क्या समझेंगे? मणिपुर रियासत के विलय को समझेंगे। ध्यान देंगे बिल्कुल। हम मणिपुर रियासत के विलय को समझाइए। अगर पूछता है आपसे के विलय को समझाइए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका बढ़िया उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो मैं बता रहा हूं। तो देखिए क्या होता है कि उस समय मणिपुर के रोज राजा होते हैं, वो होते हैं बोधचंद्र। कौन होते हैं? बोधचंद्र होते हैं। ध्यान देंगे, बोधचंद्र होते हैं। और बोधचंद्र का जो झुकाव था वो किसकी ओर था? भारत की ओर होता है। इसी समय भारत में सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। कहां पर? मणिपुर में। ध्यान देंगे, सर्वप्रथम जो वयस्क मताधिकार का जो प्रयोग कहां किया जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कहां पर दिया जाता है। तो सबसे पहले मताधिकार प्रयोग किया जाता है मणिपुर रियासत में। तो यहां चुनाव होते हैं, यहां विधानसभा चुनी जाती है, लेकिन विधानसभा का जो रुख था वो अपने आप को स्वतंत्र रखना, और कुछ जो रुख था वो पाकिस्तान की ओर था। लेकिन तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा बोधचंद्र को समझाते हुए इनसे कहा गया था कि आप रियासत की जनता को संभाले रखिए। क्या रखिए? जनता को संभालिए, आप विधानसभा को हम देख लेंगे। तो आप क्या करिए? आप सबसे पहले भारत विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। किस पर? भारत विलय सहमति पत्र पर। ध्यान देंगे, आप क्या कीजिए? सिर्फ भारत विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। आप कार्टून देखेंगे अपनी पुस्तक में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं बस महाराज आप तो बैठी रहिए, सिर्फ मुझे ये दे दो। अर्थात जो भारत विलय सहमति पत्र है उसे मुझे दे दीजिए, क्योंकि राजा बोधचंद्र उस कार्टून में जनता के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से समझाने से, राजा बोधचंद्र को समझाकर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मणिपुर रियासत को कहां मिला लिया गया? भारत में मिला लिया गया। ध्यान रखना, मणिपुर रियासत का विलय पूछा जा सकता है। किस तरीके से होता है? वयस्क मताधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में होता है, किस रियासत में होता है? तो मणिपुर में होता है। वहां विधानसभा इस राजा के निर्णय से विरुद्ध थी, नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ कांग्रेसी जो प्रतिनिधि थे उनका मानना था कि इस रियासत को हिंदुस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन कुछ इसका विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। अगला देखते हैं, मणिपुर के बाद हैदराबाद की रियासत के विलय को समझेंगे। किसको? हैदराबाद रियासत के विलय को समझेंगे आप, ठीक है। तो देखेंगे
जो हैदराबाद, ठीक है, रियासत के क्या समझाएंगे, विलय को समझाएंगे। किस तरीके से हैदराबाद रियासत को मिलाया गया, तो ध्यान रखेंगे इस रियासत को सैन्य कार्रवाई द्वारा। किसके द्वारा? सैन्य कार्रवाई। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा मैं, क्या हुआ था, किस तरीके से क्या चला था, तो देखेंगे आप। हैदराबाद का उस समय जो शासक था उसको निजाम कहा जाता था। ध्यान देंगे एक एक पॉइंट को। उस जो हैदराबाद का शासक था उसको निजाम कहा जाता था, और निजाम उस समय दुनिया के प्रमुख पैसे वालों में थे। बहुत बड़ा रईस था ये, दुनिया का सबसे बड़ा रईस था। ध्यान रखेंगे, रईस था ये, ठीक है, दुनिया का ये सबसे बड़ा रईस था। इसकी कुछ झलकियां देखनी है इसकी दौलत और संपत्ति के बारे में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 1948 में। इसकी जो बिल्डिंग बनी, आपका अपने जो किताब में आपका जो चित्र दिया है उसमें देख सकते हैं। इसका जो कोट है उसमें सोने की बटन लगी हुई है, आप निगाह देख सकते हो अपनी किताब में। तो जो हैदराबाद का निजाम था उस समय दुनिया का सबसे बड़ा रईस था। ये इसका जो झुकाव था ये पाकिस्तान की ओर था, क्योंकि उस समय हैदराबाद रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर हम बात करें आंध्रा तक, ये पूरा इलाका हैदराबाद रियासत कहलाता था। अब क्या होता है कि हैदराबाद के रियासत में, ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, किसके द्वारा? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ठीक है, हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने की मांग की गई। ठीक है, आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए हैदराबाद के निजाम के खास सैनिक, जिसको क्या कहा जाता था, ध्यान करना, रजाकार। ठीक है, रजाकारों ने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैदराबाद को भारत में मिलाने की मांग कर रहे थे, तो रजाकारों ने, जिन्हें कह सकते हैं मानव के रूप में ये भेड़िए थे, ये ऐसे एक जघन्य अपराधी सैनिक थे जिन्होंने पूरे हैदराबाद रियासत में, ठीक है, आंदोलन करने वाले लोगों को कुचल डाला। महिलाओं के साथ जघन्य से जघन्य अपराध किए, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसी स्थिति को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हैदराबाद के निजाम को नियंत्रण में करने के लिए, रजाकारों को सबक सिखाने के लिए तुरंत सेना भेज दी। और हमारी भारतीय सेना ने उच्च पराक्रम दिखाते हुए हैदराबाद के निजाम को आत्मसमर्पण करने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। इस तरीके से हैदराबाद रियासत का भारत में क्या होता है, विलय होता है। ठीक है, यह हुआ हमारी हैदराबाद रियासत के विलय को। आप आसानी से खूब समझ सकते हैं कि हैदराबाद का जो विलय है वो किस आधार पर होता है, वो सैन्य कार्रवाई के द्वारा होता है। ठीक है, अब समझेंगे राज्य पुनर्गठन। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये भी उस समय चुनौती थी, राज्य पुनर्गठन। ठीक है, तो देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, ध्यान देंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप। ठीक है, हम बात करते हैं किसके, राज्यों के पुनर्गठन की। तो देखिए, शुरुआत में भारत सरकार का मानना था अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश के टुकड़े हो सकते हैं। उस समय के हालातों को अगर मैं देखते हुए मानूं, हाँ, तो ये हालात बिल्कुल सही थे। सरकार का मानना भी सही था कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, अब ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर, किस आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, नए राज्य की मांग की। नए राज्य की क्या की जाती है, मांग की जाती है।
इस आंदोलन की जो अगुवाई है, वो नेतृत्व है, वो कौन करते हैं? वो नेतृत्व करते हैं पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु, ध्यान देंगे, पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और कितने दिन की भूख हड़ताल के बाद? 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद? 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। ठीक है, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र में विद्रोह सरकार के खिलाफ तेज हो जाता है। आखिरकार सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और 1952 में, कब? 1952 में तेलुगु भाषा के आधार पर किसकी? आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज का। आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को क्या करना? स्वीकार करना पड़ा। तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन सा बनता है? आंध्र प्रदेश बनता है। इसके बाद भारत सरकार ने, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में, कब? 1953 में, ध्यान देंगे, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 1956 में ये क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। पारित होने के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश सामने आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपने। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश सामने आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए थे उससे देश कमजोर होने की बजाय और मजबूत होने लगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं भाषा के आधार पर 1960 में, ठीक है, 1960 में कौन बनता है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, गुजराती के आधार पर गुजरात बना दिया जाता है, मराठी के आधार पर मराठा। ठीक है, महाराष्ट्र का निर्माण। इसके बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये भी भाषा के आधार पर निर्माण होते हैं। इसके बाद अन्य भी राज्य सामने आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 1975 में सिक्किम आ जाता है। उससे पहले 1963 में क्या आ जाता है? नागालैंड। क्या आ जाता है? नागालैंड आता है। इसी की कड़ी में हम देख सकते हैं अन्य भी राज्य सामने आते हैं। 1972 में त्रिपुरा, इनका भी उदय होता है। इसके बाद हम देखते हैं 1987 में अरुणाचल प्रदेश का भी उदय होता है और भी इसके साथ राज्यों का उदय होता है। और इसके बाद, ठीक है, नए नए राज्यों का गठन होने लग जाता है। ये आपका पहला पार्ट। अमूमन जो आने वाले प्रश्न हैं वो इसी में से छप जाएंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।